हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका गैस पेपर जो कि सेकंड है MEG 5 का। एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये है आपका गैस पेपर 2 MEG 5 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो कंपलसरी है, आपको उसको छोड़ के कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको सपोर्टा के बारे में बताना है। सेकंड है आपको सेम द बिहेवियर के बारे में बताना है, उनका वर्क द सेकंड से एक्सप्लेन करना है। थर्ड है आपका मिखेल बख्तिन ने किस तरीके से अपनी जो थ्योरी दी है आपको वो एक्सप्लेन करनी है। पोएटिक डिक्शन है, सिग्निफायर सिग्निफाइड है, इन सभी के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने अभी 2 दिन पहले ही। द सेकेंड सेक्स आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि वुमेन को एज अ अदर रखा जाता है, लेकिन उसको उन्होंने रिजेक्ट किया कि कोई भी लॉजिक नहीं है। फिर मिखेल बख्तिन आपके आएंगे स्ट्रक्चरलिज्म में, इन्होंने बात करी है डायलॉजिज्म की, पॉलीफनी की। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने बात करी है मिखेल बख्तिन ने अपने वर्क्स में, तो वो आपको बताना है। देन आपके पास है पोएटिक डिक्शन, किस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन की बात करी है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में, और कोलरिज ने बात करी है कि किस तरीके से आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। देन है आपका सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ये भी आपका स्ट्रक्चरलिज्म में आ जाएगा। सिग्निफाइड की बात करी है आपके फर्डिनेंड द सेस्योर ने कि किस तरीके से CAT कैट जो है वो सिग्निफायर है, जो इमेज बनती है माइंड में वो सिग्निफाइड है। जिस भी चीज़ को कोई भी वर्ड है वो होता है सिग्निफायर, वो जिस चीज़ को रिजेंबल कर रहा है, जिस चीज़ की इमेज आपके माइंड में बना रहा है वो होता है सिग्निफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी और उसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। आपको ट्रेजेडी के बारे में बताना है कि ट्रेजेडी में उन्होंने किस तरीके से ट्रेजेडी को एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ पर आएगा। उसको छोड़ के आपको ये बताना है कि उसमें 6 जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टर है, डिक्शन है, प्लॉट है, इन सभी को आपको एक्सप्लेन करना है। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन सेपरेट भी आता है, कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है कि आपको प्लॉट एक्सप्लेन करना है, कभी आता है कि कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है। एक चीज़ याद रखना, जब भी ये 6 एलिमेंट्स आप करोगे, इनके जो ग्रीक नेम है उनको भी याद रखना, जैसे कि एथोस है, मिथोस है, क्योंकि अभी लास्ट पेपर में आया था कि आपको कैरेक्टर ना दे के आपको एथोस दे दिया था और मेथोस दे दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, एथोस का, मेथोस का, जो भी है। ये 6 है, मैं आपको प्रोवाइड करवा भी दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्क्रीन पे अभी लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कि जो स्पॉन्टेनिटी है, इमोशंस है, पर्सनालिटी है, वो किस तरीके का रोल प्ले करती है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी में। अब इन्होंने बात करी है, वर्ड्सवर्थ ने बात करी है कि जो पोइट्री है वो क्या है, वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है इमोशंस का। वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि पोइट्री किस तरीके से लिखी जाती है। आपके इमोशंस इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंस रखती है। जब भी एक इमोशंस का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, उसके बाद आप कोई भी चीज़ लिखते हो, पोइट्री लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, उस टाइम पे आप नेचर के बारे में लिख रहे हो, अपने इमोशंस को यूज़ कर रहे हो। क्योंकि रोमांटिसिज्म, अब यहाँ पे आप रोमांटिसिज्म को कनेक्ट कर दो कि रोमांटिसिज्म बात ही इसी की करता है कि आपको नेचर को कहीं ना कहीं प्रेज करना है, रोमांटिसाइज करना है उस चीज़ को, विद कैपिटल R आता है ये। एंड इसमें रीजंस नहीं है, बिल्कुल भी रैशनैलिटी की बात यहाँ पे नहीं करी गई है, क्योंकि इमोशनल की बात करी गई, इमोशंस की बात करी गई है। देन है आपके पास क्लिंथ ब्रूक के बारे में आपको बताना है कि उन्होंने किस तरीके से आयरनी बताई है, कि आयरनी क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर में आयरनी का उनका जो एस्से है उसमें उन्होंने क्या बात करी है। मार्क्स एंड एंगल्स की बात करनी है आपको कि वो किस तरीके से लिटरेचर को इंटरप्रेट करते हैं। वो हर जगह सुपर स्ट्रक्चर्स को ढूंढते हैं, हर जगह डिफरेंसेस को ढूंढते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में, द रूलिंग क्लास एंड द वर्किंग क्लास के बीच में डिफरेंस है। इसमें आप अपनी तरफ से अगर देना चाहो तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो चार्ल्स डिकेंस के वर्क का, जेन ऑस्टिन के वर्क में भी कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास का जो डिफरेंस है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात करी गई है, आपको बताना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुलस्टोनक्राफ्ट की। वुलस्टोनक्राफ्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वुलस्टोनक्राफ्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा था वुमेन के स्टडीज़ के ऊपर, वेंडिकेशन ऑफ, जो भी था उनका, वेंडिकेशन फॉर द एजुकेशन ऑफ वीमेन, कुछ ऐसा उसका टाइटल है। तो उसमें इन्होंने क्या बात करी है कि वीमेन की जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए, किस तरीके से वो कंपेनियन बन सकती है अगर वो एजुकेटेड है तब। तो कहीं ना कहीं वो वीमेन को इमेंसिपेट कर रही है। इमेंसिपेट का मतलब होता है ना, आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है, कोई आज़ादी दे रहा है उन्हें, कि उन्हें वो जो उनका स्पेयर है, चार दीवारी है, उससे निकलने की कोशिश कर, निकाल दिया है किसी ने। तो उसकी बात इन्होंने करी है, आपको यहाँ पे उनके वर्क को सिंपली एक्सप्लेन कर देना है। देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है कि डायरेडा का कॉन्सेप्ट क्या है डीकंस्ट्रक्शन का, और ये कैसे स्ट्रक्चरलिज्म से अलग है।
अब देखो डीकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है और स्ट्रक्चरलिज्म की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीकंस्ट्रक्शन को ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या था, वो फोकस करता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, वन मीनिंग होती है, सिग्निफायर सिग्निफाइड होते हैं, बाइनरी अपोजिशन होता है। लेकिन डेरिडा ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई भी सिंगल मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंस की बात वो करते हैं कि हज़ारों मीनिंग निकलते चले जाएंगे, मीनिंग जो है वो पोस्टपोन होता चला जाएगा, इसके बाद वो उसके बाद वो, कोई भी एक ऐसा टाइम नहीं आएगा जब वो फिक्स हो जाए कि इसके आगे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इन्होंने बोला, ये डिफरेंस वर्ड उन्होंने यूज़ किया, डिफरेंस की तरह ही स्पेलिंग है, बस आर के बाद ए आएगा उसमें। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मीनिंग है वो पोस्टपोन होते रहते हैं। इन्होंने बाइनरी अपोजिशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि बाइनरी अपोजिशन, ये जो अपोजिट में लोग चलते ना कि मैन वर्सेस विमेन, डे वर्सेस नाइट, वाइट वर्सेस ब्लैक, ब्लैक और वाइट, जो हम ह्यूमन की भी बात करते हैं कि वाइट, अगर हम बात करते हैं वाइट पीपल और ब्लैक पीपल, तो वाइट हमेशा पहले आता है। तो इन्होंने बोला, जब आप ऐसा करते हो, किसी को प्रिविलेज दे रहे हो, आप किसी एक ग्रुप को, वाइट को प्रिविलेज दे रहे हो ओवर द ब्लैक, मैन को प्रिविलेज दे रहे हो ओवर द वुमेन, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। तो उन्होंने उसकी बात करी कि हटाने वाली चीज़ है, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, वो इसका यूज़ नहीं करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन बात करता है डिसमेंटल करने की, आपको बिल्कुल ही बिखेरना नहीं है कोई भी रूल्स को, लेकिन आपको समझना चाहते हो तो आपको जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस आइडियाज़ है, आपको उन्हें दोबारा से सोचना पड़ेगा, उन्हें दोबारा से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा, खोल के तह तक जाके देखो उसे कि आखिर वो चीज़ें बनी कैसे है, मैन वर्सेस वुमेन कैसे आया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो वो उस चीज़ को प्रमोट करते कि डिसमेंटल करना है, आपको रिवर्स कर देनी है जो चीज़ें स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बताना है फ्रॉइड का या फिर लकान, दोनों में से किसी एक का कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर समझने के लिए फ्रॉइड और लकान दोनों में से किसी भी एक बंदे का आपको बताना है कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जब आप फ्रॉइड की बात करते हैं या फिर लकान की बात करते हैं, दोनों ही आपके साइको एनालिसिस में आते हैं, दोनों ही आपके माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें चाहे आप लकान की थ्योरी लिखो, चाहे आप फ्रॉइड की लिखो, मेरे हिसाब से आप फ्रॉइड की लिख दो, क्योंकि फ्रॉइड के पास अगर आप लिखते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आइसबर्ग का एग्जांपल यूज़ कर सकते हो कि ठीक है, उन्होंने माइंड को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए भी उन्होंने बोला कि कैरेक्टर का जो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, उनको सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस क्या है, जो आपकी डिज़ायर्स होती है जो पूरी नहीं हो पाती हैं। हो सकता है आपका चाइल्ड का कोई ऐसा चाइल्डहुड का आपका कोई ट्रॉमा है जो आपको हॉन्ट करता है, या फिर आपकी जो ड्रीम्स होती हैं उनको भी उन्होंने यूज़ किया अपने लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए। उन्होंने ईड ईगो सुपर ईगो की भी बात करी है, तो आप यूज़ कर सकते हो। वहीं पे लकान की अगर आप बात करें तो लकान ने क्या बात करी, लकान ने बोला है कि जो आपका जो लैक होता है, जो डिज़ायर होता है, वो किस तरीके से कनेक्टेड होता है। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं है तभी आपको उसकी डिज़ायर होती है। अगर आपके और आपकी जो डिज़ायरेबल चीज़ है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, लैक हो जाएगी, वो चीज़ आपको मिल गई तो आपकी डिज़ायर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा तभी आपकी जो डिज़ायर है वो बनी रहेगी, और आप उसी चक्कर में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हो कि वो मिल जाए, वो मिल जाए, क्योंकि अगर मिल गया तो आपके पास कोई नई डिज़ायर ही नहीं बचेगी। तो ये था आपका गेस पेपर 2, एंड आई रियली होप कि हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि किस में क्या क्या लिखना है। इसको छोड़ के अब आपको पढ़नी है अपनी बुक के पीछे जो आपके पास 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर चैप्टर के एंड में 3-4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसे ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें से इस बार पेपर बहुत आ रहा है। 3-4 पेपर मैंने देखे, सब पीछे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एटलीस्ट पढ़ के जाना। एंड या गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पेपर देना, अच्छे से प्रिपेयर करना, और आने के बाद फीडबैक ज़रूर देना। एंड या बाय बाय।